हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। इस वाली वीडियो में हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को कंप्लीट तरीके से कवर करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम हाईलाइट करते हुए चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बुक है इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, तो हमको इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि एम्ब्रियो फॉर्म कैसे हुआ और दूसरा उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। ठीक है, और फीटस फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ कंसेप्शन द टाइम व्हेन इट बॉर्न एंड इन्फेंट इज कॉल्ड द एम्ब्रियोलॉजी। फीटस के कंसेप्शन से लेके उसके बॉर्न होने तक के टाइम को भी हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। फिर आते हैं ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी गई है एग्जाम में। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एम्ब्रियो। तो जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो का उसको पढ़ना डिस्क्रिप्टिव। फिर है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स अमंग द एम्ब्रियो ऑफ डिफरेंट एनिमल। तो दो एनिमल हैं, उनके जो एम्ब्रियो हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी जो है वो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। फिर है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, तो इसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह, जेनेटिक्स, क्लोनिंग ऑफ एनिमल, ये सब है। फिर है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें क्या डीएनए, आरएनए, इन सब स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी क्या है? not only embryonic development but also postnatal process such as normal and neoplastic growth। मतलब बच्चे की केवल हमको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं पढ़नी होती, इसमें पोस्ट नेटल जो ग्रोथ है वो भी पढ़नी होती है। फिर है मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी, रिसर्च इन दिस एरिया, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल जेनेटिक्स है, जो डीएनए वगैरह है, उनकी स्टडी को मॉलिक्यूलर एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। टेरेटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मालफॉर्मेशन एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो जो मालफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन वगैरह का कमी है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, उसको पढ़ना क्या बोलते हैं? टेरेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थे जो आपको ब्रांच थी एम्ब्रियोलॉजी की जो याद रखनी है। अब है टर्म रिलेटेड विद एम्ब्रियोलॉजी। तो ये टर्म जो है ये हम सारे अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे और बाकी हम जो आगे फर्दर पॉइंट पढ़ेंगे उनमें करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है एम्ब्रियो और फीटस, इन दो टर्म में डिफरेंस क्या है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अप टू 2 मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ तब से लेके 2 मंथ तक की लाइफ को बोलते हैं एम्ब्रियो, और थर्ड मंथ से लेके 9 मंथ मतलब अंटिल बर्थ तक को क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, गोनेट्स क्या होते हैं? टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ये क्या होते हैं? गोनेट्स होते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच स्पर्मेटोजोआ मीट विद फ्यूज विद ओवा। तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। जाइगोट क्या होता है? फ्यूज्ड ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ फॉर्म जाइगोट। तो जो ओवम और स्पर्म मिल गए उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, किससे? स्पर्मेटोगोनिया से। ये सब टर्म अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हुए चलें। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मेल स्ट्रक्चर। तो मेल का जो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो हम पढ़ेंगे। देखो हम यहाँ एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारा ये कोई वो नहीं रहेगा कि हम टेस्टिस की एनाटॉमी पढ़ेंगे, नहीं, हम बस उसको एक डिस्क्रिप्टिव तरीके से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, एनाटॉमी वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसकी डिफरेंट एनाटॉमी है, डिफरेंट जो है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 300 लोब्यूल। तो टेस्टिस होता है उसमें 200 से 300 लोब्यूल होते हैं और हर लोब में 2 से 3 क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। देखो जैसे ये लोब बने हुए हैं, ये लोब है, एक डिफरेंट लोब है। ठीक है, ऐसे ही 200 से 300 क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। ठीक है, और हर लोब में कितने? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो बन रहा है दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कितने? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, 60 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इनका होता है 0.mm, मतलब लेंथ कितनी होती है? 60 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 0.2 mm। ट्यूब्यूल आर लाइंड बाय सेल विच रिप्रेजेंट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो जो ये ट्यूब्यूल्स होते हैं 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इनके अंदर की जो लाइनिंग होती है वही क्या बनाती है? स्पर्म बनाती है। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ज्वाइन टुगेदर एट द एपिस ऑफ द लोब्यूल टू फॉर्म 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल। तो यहाँ से जब ये मिलती हैं जाके एपिक्स पे तो ये कितनी बनाती हैं? 20 से 30 ट्यूब्यूल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 20 से 30 ट्यूब्यूल बनाती हैं। इन द मीडिया स्टीनम द स्ट्रेट ट्यूब्यूल एनास्टोमोसिस विद ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल कॉल्ड रेटी टेस्टिस। तो क्या है? एनास्टोमोसिस का मतलब होता है एक जाल टाइप बनाना। ठीक है, तो ये जो बने हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आए और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आगे सब ने एक एनास्टोमोसिस तैयार कर ली। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे,
इसको क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। ठीक है, इसके बाद अबाउट 12 to 20 डिफरेंट डक्ट्यूल्स arise from the reti testis which emerge near the upper pole of testis and enter the epididymis। तो 10-12 लगभग ये इफरेंट डक्ट्यूल्स निकलते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं, एपिडिडाइमिस बनाते हैं। ठीक है, और कौन से पोल पे, अपर पोल पे। ठीक है, और ये एपिडिडाइमिस कैसे होता है, कोमा शेप होता है, कैसा, कोमा शेप, इस तरीके से एपिडिडाइमिस। और इस एपिडिडाइमिस से ऊपर बास्ट डिफरेंस बनती है और बास्ट डिफरेंस से फर्दर ये स्पर्म जो बनता है वो मूव होके चला जाता है। तो ये छोटी सी एनाटॉमिकल नॉलेज थी, इसमें बहुत सारा है टेस्ट इसमें पढ़ने को। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हमने मेन टेस्टिस में क्या देखा, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन क्या है, जो गोनेट्स बनाते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया मेल में, इसके अंदर क्या बना, स्पर्म बनेगा। क्या होता है, 200 से 300 लोब्यूल होते हैं, हर लोब्यूल में 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं, और उन टिब्यूल की अंदर की जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। इन टिब्यूल से 20 to 30 स्ट्रेट टिब्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, स्ट्रेट टिब्यूल बनते हैं, और जो स्ट्रेट टिब्यूल होते हैं वो एक एनास्टोमोसिस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से 10 से 12 क्या निकलते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल निकलते हैं, जो किसमें जाके मर्ज हो जाते हैं, एपिडिडाइमिस में मर्ज होते हैं, और एपिडिडाइमिस फर्दर किसमें चली जाती है, बास्ट डिफरेंस में चली जाती है। ठीक है, तो अगर मैं एक फ्लो समझाने की कोशिश करूं तो वो ऐसे हो सकता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है, उसके बाद क्या निकले 10 से 12 इफरेंट डक्ट्यूल, नहीं सॉरी, उसके बाद रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस के बाद इफरेंट डक्ट्यूल, इफरेंट डक्ट्यूल के बाद एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद बास्ट डिफरेंस। तो इसी को हम क्या समझ सकते हैं, स्पर्म का फ्लो भी समझ सकते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल। ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कवर्ड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड लाइन इंटरनली बाय 2 टाइप ऑफ सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल एंड सपोर्टिंग सेल। तो अभी मैंने बताया कि जो लोब्यूल है उसमें क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है। तो मान लो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल की क्या है, अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होता है, मान लो एक सेमिनिफेरस टिब्यूल आपका ये रहा, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल आपका ये रहा, और एक सेमिनिफेरस टिब्यूल ये रहा, 3 बता दिए। ठीक है, तो इनके अंदर 2 टाइप की सेल पाई जाएंगी। कौन कौन सी 2 टाइप की सेल, एक तो पाई जाएगी स्पर्मेटोजेनिक सेल जो स्पर्म बनाएगी, और दूसरी होंगी सपोर्टिंग सेल। क्या होंगी, सपोर्टिंग सेल। अब इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ स्पेस बाहर भी रह गया, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनिक सेल कौन सी, स्पर्मेटोजेनिक सेल आर अरेंज इन देम इल डिफाइंड जोन, मतलब जो जोन डिफाइन है ये वाला, इल डिफाइंड मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल की जस्ट लाइनिंग वाला जोन। ठीक है, आउटर जोन इज कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, इसमें स्पर्मेटोगोनिया होंगे, और इंटरमीडिएट जोन इज कंसिस्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड इनर लेयर ऑफ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये बताया गया जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसमें 3 जोन बना दिए, एक तो जहाँ स्पर्म फॉर्म होगा स्पर्मेटिक सेल, फिर होगा आउटर जोन और इंटरमीडिएट जोन। ठीक है, उसके बाद है सपोर्टिंग सेल जो है वो क्या करती हैं, दे सपोर्ट एंड प्रोजेक्ट द डेवलपिंग जर्म सेल एंड हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंट्रोल्ड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो किससे कंट्रोल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर है इंटरस्टिशियल सेल और सेल ऑफ लिडिक, दे सिक्रीट ए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। The activity of Leydig cell is controlled by interstitial cell stimulating hormone। तो मैंने अभी बताया था, देखो सबसे पहले ये मान लो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहा, दूसरा रहा और तीसरा रहा। तो यहाँ जो स्पेस बचा, इसके अलावा ये स्पेस बचा, ये स्पेस, ये इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल सेल। इन्हीं को बोलते हैं सेल्स ऑफ लिडिक। क्या बोलते हैं, लिडिक सेल। ये क्या करती हैं, कंट्रोल द इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, इनको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, और इनका सिक्रीजन भी कराती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझ में आया कि सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की एनाटॉमी पे जाते हैं तो 200 से 300 क्या मिलेंगे हमको, डक्ट मिलेंगे। ठीक है, ऐसे लोब्यूल मिलेंगे। फिर उसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल मिलेंगे 2 से 3, उनके अंदर क्या मिलेगा हमको, 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल हो गए, उनके अंदर हमको 3 टाइप की सेल, इसके अंदर सॉरी 2 टाइप की सेल मिलेंगी, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस मिला उसमें क्या मिल गए हमको, लिडिक सेल मिल गए। ठीक है, अब है स्पर्मेटोजेनेसिस कि शुक्र बनता कैसे, शुक्र जनन क्रिया है ना, स्पर्म कैसे बनता है, शुक्र जनन क्रिया। मेल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटो जो है 10 to 16 ईयर्स ओल्ड, मतलब बचपन में 10 से 12 साल की एज में उसका ये शुरू हो जाता है।
ठीक है। और लाइफ टाइम चलता है, क्या चलता है, लाइफ टाइम। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में मैच्योरिटी की जब एज आती है तब वो स्टार्ट होता है और मेनोपॉज पे जाके खत्म हो जाता है, मिनार्की और मेनोपॉज, ठीक है। लेकिन मेल में कंटिन्यू रहता है। मेल इन हिज लाइफ में इजैकुलेट अबाउट 525 बिलियन स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, 525 बिलियन स्पर्मेटोजोआ। प्रोसेस इन विच राउंड स्पर्मेटेड ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जो स्पर्मेटिड है उससे स्पर्म का बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन टेस्टिस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो सेल है टेस्टिस में, स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं, उनसे स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना, वो क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टर्म हो गए बहुत सारे, है ना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या, देखो बहुत आसान से टर्म में समझो। इससे इसका बनना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा टर्म हमारा क्या था, हाँ, राउंड स्पर्मेटिड ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, इससे इसका बनना, ये क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। राउंड स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बार में बता देता हूँ। सबसे पहले सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं उनको, कैसे होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। माइटोसिस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ये भी कैसा होता है, 2n होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, क्या होता है, मियोसिस होता है, और ये 23 बन गए, मतलब n बन गया, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस से स्पर्म बन जाते हैं, बस सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें ज्यादा याद भी नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया 2n, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से जब सेकेंडरी बनता है तब क्या होता है, मियोसिस होता है, बस इतना याद कर लो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा तो मियोसिस होगा, बाकी पूरे में माइटोसिस। स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल सा प्रोसेस इसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कुछ नहीं है इस स्ट्रक्चर में। हेड, ठीक है, बॉडी, नेक और टेल। हेड, बॉडी, नेक और टेल। हेड में क्या होता है, एक एक्रोसोम होता है, ठीक है। इस एक्रोसोम में क्या होता है, इस एक्रोसोम में केमिकल होता है जो ओवम की लेयर को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। कवर्ड बाय अ कैप like structure called acrosome. Head is oval shape and flattened from before backward. ओवल होता है और फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड होता है। नेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नैरो, नैरो होती है। इट कंटेन फनल शेप बेसल बॉडी एंड स्फेरिकल सेंट्रियोल, इसमें एक स्फेरिकल सेंट्रियोल भी होता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कनेक्टिंग पीस, कनेक्टिव पीस बिटवीन हेड एंड रेस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो हेड और रेस्ट जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, नेक। मिडल पीस में क्या होता है, बचपन से पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है, और इसी में एनर्जी होती सारी, है ना। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस ये हेड में होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, केवल हेड इम्बेड करता है ओवम के अंदर, बाकी जो पार्ट होता है वो रह जाता है। तो अगर हम बोलें फीटस के अंदर किसके माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं, तो ओनली मदर के माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं, फादर के नहीं जाते, बाकी रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, यहाँ से ये अलग हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी एक थ्योरी भी है, इसके पीछे बहुत सारे डिस्कशन है। टेल इज अ टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल पीस, क्योंकि यही क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, ठीक है। 10 times longer than middle piece. Most of the part of the axial filament passes through the tail. The tail moves with wipe-like movement back and forth to propel of sperm toward the egg. मतलब स्पर्म को एग तक ले जाने में टेल ही इसका मूवमेंट कराती है। अब ये सारे पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हो इसके। लेंथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ 0.5 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होती है, कलर व्हाइट से येलो होता है, क्वांटिटी 2 to 4 ml, काउंट कितना होता है 60 to 150 मिलियन पर ml, नॉर्मल मोटिलिटी 80, बस इतना याद रख लो, ठीक है। अब है क्लिनिकल इंपोर्टेंस। तो क्लिनिकल इंपोर्टेंस में सबसे पहले आता है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का कम होना क्या हो जाता है, ये इसमें कंसेप्शन नहीं हो पाता है। एबनॉर्मल स्पर्म काउंट में ऑल्सो इंडिकेट एन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, ठीक है। स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी का लो हो जाना, और स्पर्म डिफेक्ट, स्पर्म कैन बी मिसशेप्ड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द हेड। तो मिसशेप्ड हो सकता है, 3 टाइप की इसमें डिफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक तो काउंट का कम ज्यादा हो जाना, स्पर्म मोटिलिटी का कम ज्यादा हो जाना, और स्पर्म डिफेक्टेड हो जाना, ठीक है। अब स्पर्म के बारे में ये मोर देन एनफ है, ठीक है।
स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओवरी में क्या क्या पढ़ना है। तो ओवरी का स्ट्रक्चर इसमें जो समझाया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से समझाएंगी इस डायग्राम में। इस डायग्राम को अगर याद कर लिया ना, काम बन गया। देखो सबसे पहले फीमेल गोनेट क्या है, ओवरी, ठीक है। कॉर्टेक्स ऑफ द ओवरी कंटेन मैनी लार्ज राउंड सेल, तो आउटर पार्ट कौन सा हो गया, कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट हो गया मेडुला, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है, आउटर पार्ट, उसमें क्या होते हैं, मैनी लार्ज राउंड सेल होते हैं, मैनी लार्ज राउंड सेल कॉल्ड oogonia, क्या होते हैं, oogonia। ऑल oogonia टू बी यूज्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ वुमन आर प्रोड्यूस्ड अ वेरी अर्ली स्टेज, मतलब जो oogonia होते हैं वो वेरी अर्ली स्टेज, मतलब इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ फीमेल तभी बन जाते हैं, और ये पूरी लाइफ क्या बनाते हैं, ओवम बनाने का काम करते हैं, पॉसिबली बिफोर बर्थ एंड डू नॉट मल्टीपल देयर आफ्टर, मतलब बिफोर बर्थ बन जाते हैं, डू नॉट मल्टीप्लाई देयर आफ्टर, मतलब बर्थ के बाद, मतलब बर्थ पर बने फिर रुक जाते हैं, फिर जब 13-14 साल की एज में दोबारा स्टार्ट होते हैं बनने, फिर बनते रहते हैं, ठीक है। ओवरी ऑफ अ 5 month old fetus में कंटेन एज मैनी ऑफ एज 7 million जर्म सेल, मतलब 5 महीने की बच्ची जो होगी 5 month की, उसके अंदर 7 million जर्म सेल होंगे। देयर आफ्टर मैनी ऑफ देम डीजनरेट एंड बाई टाइम ऑफ फीटस रीच फुल टर्म द नंबर में अबाउट 2 million, तो बहुत सारे डीजनरेट हो जाते हैं, और जब बर्थ का टाइम होता है लगभग 2 million रह जाते हैं, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना। मिनार्के और मेनोपॉज क्या होता है, जब क्या साइकिल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो मिनार्के, और जब ये सेशन हो जाती है तब मेंसेस का रुक जाना, मेनोपॉज, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, ओवरी के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बाद देखते हैं हम किसको, द ओवरी इज कवर्ड बाय हिस्टोलॉजी, ओवरी इज कवर्ड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम, तो एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इमीडिएटली बेनीथ द सरफेस ऑफ एपिथेलियम टफ कोलेजनस कोट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो सबसे पहले एपिथेलियम, उसके अंदर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देखो सरफेस एपिथेलियम, फिर इसके अंदर ये जो है वो क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अब फिर भाई आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, the substance of the ovary is divisible into outer cortex and inner medulla. Cortex contain oogonia germ cell which is a small diploid cell which upon maturation form a pyramidal follicle in a female. Each ovarian follicle contain one ova. तो एक जो फॉलिकल बनता है उसके अंदर क्या होती है, एक ओवा होती है, ठीक है। देखो प्राइमरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी के बाद फॉलिकुलर स्टेज कैसे चलती है ये भी समझाएंगे, ठीक है। A total 400 oocyte is ovulated in a reproductive life. After oocyte is liberated, the Graafian follicle is covered by a structure called corpus luteum. तो क्या होता है, देखो इस पे अपन लेते हैं ब्लैक कलर। देखो सबसे पहले बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से बनता है टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। अब टर्सरी फॉलिकल में आपको न्यूक्लियस के अलावा एक कैविटी और ये नजर आ रही है ना, ये कैविटी बननी शुरू है, और फिर बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, क्या बनता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो सबसे पहले जो ओवा होती है वो कैसे बनना स्टार्ट होती है, एक फॉलिकल बनता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, उससे अगला फॉलिकल भाई डेवलपमेंट होता है उसका, उसको फिर बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब जब मैच्योर फॉलिकल बनता है तब ये होता है रप्चर, मतलब ये फट जाता है। अब जब ये फट गया तो रिलीज क्या होता है, ओवम, ओवम रिलीज हो जाता है, और बचा हुआ पार्ट जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। बस यही तो बात पढ़नी थी, क्या पढ़नी थी, A total 400 oocyte is ovulated in the reproductive life. After the oocyte is liberated, the Graafian follicle converted into structure called corpus luteum. जब ओवा क्या हो गया हमारा, लिबरेट हो गया, तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जिससे आगे की फर्दर प्रोसेस होती है, ठीक है। फिर है हमारा change involving formation of ovarian follicle till the degeneration of corpus luteum consist of ovarian cycle, ठीक है। तो इसके corpus luteum के degeneration तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ovarian cycle, ठीक है। hence the cortex is studied with numerous follicular structure with include primordial follicle, maturing follicle, Graafian follicle, यही मैंने अभी बताए थे, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिगेंसिस। जब कॉर्पस ल्यूटियम के लास्ट वाली स्टेज को बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगेंसिस, ठीक है, जब ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है तब। मेडुला इज द इनर पार्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब आउटर कॉर्टेक्स में तो ये सारा पढ़ लिया, अब ये मेडुला पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या
medulla is consist of loose connective tissue, nerves and lymphatics and hilus cell which are homologous to the interstitial cell of testis. तो जैसे interstitial cell of testis थे जो क्या कर रहे थे भाई, टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम कर रहे थे, वैसे ही इसमें जो सेल होते हैं वो भी हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ गए ना तो ये समझ लो आप हिस्टोलॉजी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। क्या समझे, ओवरी में हमने सबसे पहले पढ़ा एक तो एपिडर्मिस है, ठीक है, उसके बाद है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया में आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल रप्चर हुआ, ओवर रिलीज हुई, ठीक है, और ओवर रिलीज होने के बाद क्या बना हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होने वाला होता है तब उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बियंसिस, ठीक है, और ये सारे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, ओवेरियन साइकिल। फिर इसके जब हम इनर जोन में गए, दैट इज मेडुला जोन में, तो हमको पता लगा वहां इंटरस्टिशियल सेल हैं जो क्या बताते हैं, हार्मोन रिलीज करने का, हार्मोन बनाने का काम करते हैं। हार्मोन ऑस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। कौन सा हार्मोन, ऑस्ट्रोजन, ठीक है। अनदर हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या बना रहा है, प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, ठीक है, और ये जो अंदर का पार्ट है हमारा ये क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन बना रहा है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम में ये याद रख लो बस, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट एंडोमेट्रियम, सीक्रेट एस्ट्रोजन, इनहिबिट द रिलैक्सेशन, ये सब चीजें पढ़ लो बस, बस रीडिंग, ठीक है, कुछ नहीं। अब है oogenesis। oogenesis होता क्या है, oogenesis जैसे स्पर्म बनने का स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही ओवम बनने का oogenesis, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम फ्रॉम फॉर्म द oogenesis इन फीमेल। मतलब ओवम का बनना क्या है, oogenesis। प्रोसेस ऑफ oogenesis इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, लगभग सिमिलर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, लेकिन इसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि आधी जो चीजें हैं वो कब हो जाती हैं, इंट्रायूटेराइन लाइफ में, और आधी होती हैं कब, जब हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीमोडियल जर्म सेल होता है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ देखो ऐसे लिखा है 44 + 2x, ठीक है, तो 44 + 2x का मतलब क्या हुआ, 2n, ठीक है, 2n होती है। इससे बनता है oogonia। क्या बनता है, oogonia। ये भी क्या है, 2n, तो कैसे बनेगा, माइटोसिस। फिर ये oogonia बढ़ता है साइज में और बना लेता है प्राइमरी oocyte। क्या बना लेता है, प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte जो होता है यहाँ पर रुक जाता है प्राइमरी oocyte बनने के बाद, ठीक है। फिर जब आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्राइमरी oocyte से बनता है सेकेंडरी oocyte, और कौन सा होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट मियोटिक। इसमें याद रखना ये चीज, उसमें हमने एक ही मियोटिक डिवीजन पढ़ा है, इसमें 2 मियोटिक डिवीजन पढ़ने हैं, ठीक है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ और हमारा क्या बन गए, ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। देखो मियोटिक डिवीजन हुआ तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, तो ये हमारा एन बन गया, ठीक है। अब एन जब बन गया हमारा तो ये वाला डीजनरेट हो जाता है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है। अब ये आगे चलता है, इसमें हमारा सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन होता है और इससे क्या बनता है, मैच्योर ओवम बन जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम ही याद रख लो, ऐसे ही बना के चले ना बस, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में याद करोगे एकदम 12th वाले बेसिक से तो इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर पेपर में कंफ्यूज होगी। क्या करना है, इस डायग्राम को रट लो आंखों में, एकदम इसकी फोटो खींच लो, ठीक है। द स्पर्मेटोजेनेसिस, वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू 4 स्पर्मेटोजोआ। तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते थे स्पर्मेटोजेनेसिस में। वाइल इन oogenesis वन प्राइमरी oocyte फॉर्म ओनली वन ओवम, ठीक है, तो इसमें एक से एक ही बनता है, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड इट्स साइटोप्लाज्म इक्वली बिटवीन 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। However, the primary oocyte divide almost all its cytoplasm goes to daughter cell। मतलब इसका लगभग जितना साइटोप्लाज्म होता है वो किसमें चला जाता है, डॉटर सेल में चला जाता है, ठीक है। डॉटर सेल कॉल्ड द फर्स्ट पोलर बॉडी। द फर्स्ट पोलर बॉडी हैज द सेम क्रोमोसोम लाइक सेकंड oocyte बट नो साइटोप्लाज्म। मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेम क्रोमोसोम होते हैं बट नो साइटोप्लाज्म। जो पोलर बॉडी बनती है वो आफ्टर डीजनरेट होनी होती है तो उनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। सेकेंडरी oocyte आफ्टर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, ठीक है। तो ये याद कर लो। अच्छा ये सेकेंडरी oocyte ये भाई ये जो ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से बनता है, ठीक है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड क्लिनिकल इंपोर्टेंस, ठीक है। तो ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, राउंड एंड नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई फ्लैजिला या कोई मूवमेंट जैसा नहीं होता, स्पर्म में जैसे टेल होती है मूवमेंट कराने के लिए, वैसा इसमें नहीं होता, ठीक है। राउंड एंड नॉन मोटाइल, डायमीटर 0.15 mm। इन ह्यूमन द साइटोप्लाज्म ऑफ एग इज कॉल्ड ooप्लाज्म, ठीक है। ओवम इज अ वेरी लार्ज सेल एंड मेजर मोर देन 100
माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। द ओवम दैट इज शेड फ्रॉम द ओवरी इज नॉट फुली मैच्योर, ठीक है। इट इज रियली ए सेकेंडरी oocyte व्हेन इट इज अंडरगोइंग डिवीजन टू शेड द सेकेंडरी पोलर बॉडी। एक्चुअल में जो ओवम रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte है, वो ओवम नाम हम उसको दे रहे हैं पर वो कंप्लीट ओवम नहीं है, ठीक है, मैच्योर ओवम नहीं है, वो क्या है, सेकेंडरी oocyte है। मैच्योर कब बनता है, जब स्पर्म उससे आके फ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। फिर न्यूक्लियस अंदर हो गया, ठीक है, बिटलाइन मेम्ब्रेन हो गई और जोना पेलुसिडा। तो तीन कवरिंग होती है इसकी, ठीक है, कोरोना रेडिएटा, पेरीबिटलाइन या बिटलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा, ठीक है। अंदर साइटोप्लाज्म हो गया और क्या हो गया, एक तैरता हुआ छोटू सा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। सबसे पहले कोरोना रेडिएटा, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल सेवरल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल अडेयर to the outer surface of zona pellucida repeatedly arranged forming corona radiata। तो क्या मतलब है, जब ये रिलीज होता है तो इसकी सरफेस को बहुत सारी एपिडर्मल सेल जो होती हैं वो कवर कर रखी होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा। फिर है जोना पेलुसिडा, आउटर कवरिंग ऑफ द oocyte, तो oocyte की कवरिंग को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। ये क्या है, बिटलाइन मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ऑफ बिटलस, बिटलस क्या है, कंटेन न्यूट्रिटिव यॉर्क ग्रेन्यूल, तो यॉर्क ग्रेन्यूल्स यहाँ पर होते हैं कुछ कुछ, ये जो दिखाए गए हैं ऐसे करके, तो उनको बोलते हैं बिटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरीबिटलाइन स्पेस क्या होता है, इट इज ए स्पेस बिटवीन बिटलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा, तो इसको बोलते हैं पेरीबिटलाइन स्पेस। तो ये हमारे ओवम की हिस्टोलॉजी रही है एक तरीके से, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या है, क्लिनिकल इंपोर्टेंस, ए डिफेक्टिव ओवम मे बी मैनिफेस्टेड इन डिफरेंट वे, लैक ऑफ कंसेप्शन, कंसेप्शन नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अबॉर्शन, डेवलपमेंट एनोमली, मतलब अगर डेवलपमेंट हुआ बेबी का तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी अगर ओवम में डिफेक्ट है तो, ठीक है। तो ये इसकी बात रही। अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, द साइकिल ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंज affecting reproductive organ that take place typically over a month and including ovulation, thickening and lining of womb and menstruation of fertilization of the egg has not occurred। कब होता है, जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है, एक तो ओवम रिलीज होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, दैट इज थिकिंग ऑफ लाइनिंग, मतलब जो यूटरस की बॉम्ब, मतलब यूटरस की जो लाइनिंग है उनकी थिकिंग होगी, है ना, थिकिंग होगी, फिर बाद में ये यही लाइनिंग क्या होती है, बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, वो हम एक इसी डायग्राम की हेल्प से पूरा समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो दो टाइप की हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं, एक तो हम ओवरी में होने वाले चेंज पढ़ सकते हैं, दैट इज ओवेरियन साइकिल, और हम पढ़ सकते हैं यूटेरस में होने वाले चेंज, दैट इज यूटेराइन साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले ओवरी में क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डेवलपिंग फॉलिकल। फिर बनना है मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को क्या बोलते थे हम, दूसरा नाम ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल फूटता है, रप्चर होता है और उससे क्या निकलता है, ओवम निकलता है, दैट इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, अगर ये साइकिल पूरे 28 डे की है, कितने डे की है, 28, तो ओव्यूलेशन कौन से डे पर होगा, 14 डे पर, ठीक है। फिर क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है। और फिर क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकेंसिस बनता है और ये डीजनरेट हो जाता है। तो ये चेंज रहे हमारे ओवेरियन साइकिल के। यूटेरस में क्या होता है, यूटेरस में फेस कौन कौन से हैं, फॉलिकुलर फेस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेस, ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेस और सेक्रेटरी या ल्यूटियल फेस, ठीक है। तो ये कैसे बताया इन्होंने, देखो सबसे पहले क्या हुआ, फॉलिकल का बनना, ठीक है, यूटेरस में, सबसे पहले यूटेरस में पढ़ते हैं। अच्छा ये सॉरी, इसमें यहाँ पर डिवीजन कर लो, एक मिनट में रफ कर लेता हूँ, यहाँ डिवीजन कर लेते, ठीक है। अब समझो, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है यहाँ पर। अब इसके 10 दिन बाद क्या होता है, लगभग ओवम रिलीज होता है, ठीक है। ओवम रिलीज के बाद 10 दिन तक ये चांसेस रहते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन के, बाद में आता है सिक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ सिक्रीजन हो रहा होता है, किससे, जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो सिक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस डायग्राम से आप याद रख सकते हो बस, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये रहे हमारे फेज जो बांटे गए हैं, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज, फिर फॉलिकल बनते हैं तो फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, ठीक है। इसके बाद है रोल ऑफ हार्मोन्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आप ये फेस वगैरह याद रखोगे ना कि ओवम के मैं अलग याद कर लूँ और यूट्रस के अलग, कोई मतलब नहीं, इतना कौन डिटेल में जाएगा, आप केवल ये याद रखो कैसे कैसे होता है, सॉरी
ओवरी में क्या चेंज हो रहा है और यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। और नाम आप ये यहाँ पर दिए, इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। कई बुक्स में अलग अलग दिए गए हैं कि इसका ये है, इसके फेस ये है, इसके फेस ये है, कई जगह सेम दिए, तो आप ये वाले याद करें। फिर कौन कौन से इसमें हार्मोन हेल्प करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला एफएसएच और एलएच। एफएसएच क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो क्या हो गया ये, स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ इन ओवरी। एलएच क्या है, कॉज ओव्यूलेशन, एलएच सर्च कॉज ओव्यूलेशन, तो सबसे पहले जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी और एलएच से क्या हो जाएगा, सर्ज हो जाएगा, मतलब एलएच से ही ओव्यूलेशन होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर होता है। ओवरीज से आने वाला एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो थिकिंग यूटराइन लाइनिंग, यूटरस लाइनिंग को थिक करता है, और प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है, तो थिकनेस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों का मिलना। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन विच वन स्पर्मेटोजोआ मीट टू फ्यूज विद वन ओवम इन द एम्पुला ऑफ द यूटेराइन ट्यूब, तो यूटेराइन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में जाके स्पर्म और ओवा का मिलना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द सेकेंड meiotic division is in progress with the spindle has formed as a separation of second polar body. At this stage the oocyte enter the infundibulum of uterine tube and pass to the ampulla, ठीक है। सेकेंडरी जब oocyte रिलीज हुआ तो वो किसमें, इनफंडिबुलम में पहुंचा, इनफंडिबुलम के बाद वो किसमें पहुंचता है, इनफंडिबुलम के बाद किसमें पहुंचा, एम्पुलरी रीजन में पहुंचा। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन एम्पुला, अब एम्पुला में कौन आ गया भाई, स्पर्म आ गया और दोनों फर्टिलाइज हो गए। अब ये इनफंडिबुलम और ये बता देता हूँ मैं, देखो ये यूटरस होता है ऐसे, ठीक है, ये फिम्बरी होते हैं, ये इनफंडिबुलम रीजन होता है, ये एम्पुला रीजन होता है, ये स्थमस रीजन होता है, ठीक है। तो ये इनफंडिबुलम से किसमें पहुंचा, इस वाले रीजन, ठीक है। अब इसके बाद क्या बात होगी, इसके बाद ampulla is the widest part of tube. Fertilization may occur in the other part of the tube. Fertilization never occur in the uterine cavity. Chemical signal from oocyte attract the sperm. मतलब ये जो oocyte होता है ना, इसमें कुछ केमिकल भी होते हैं जो किसको, इसको अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म को, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स भी होते हैं, देखो, क्योंकि अगर आप देखो तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, स्पर्म पर जाना कौन डिसाइड करता है, तो डिसाइड करा जाता है कि केमिकल रिलीज होता है, उसी डायरेक्शन में सारे स्पर्म जाते हैं, ठीक है। एक्रोसोम रिएक्शन होती है, एक्रोसोम रिएक्शन क्या होती है भाई, ये हेड का एम्बेड होना इज कॉल्ड एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ डिपॉजिट इन वेजाइना रीच द सर्विक्स विद इन 90 सेकंड एंड आउटर एंड ऑफ फेलोपियन ट्यूब विद इन 5 मिनट, तो 5 मिनट के अंदर स्पर्म किस में पहुंच जाता है, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। फंक्शनल लाइफ ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज 48 आवर एंड लाइफ स्पैम ऑफ ओवम इज 24 आवर, ठीक है। तो लगभग लाइफ स्पैम जो ओवम का होता है वो 24 घंटे का होता है, स्पर्मेटोजोआ का 48 घंटे का होता है, ठीक है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एक्रोसोम क्या था, जो हेड था उस पर ऐसे टोपी लाइक जो स्ट्रक्चर था उसको बोलते थे एक्रोसोम। एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम हाइलोरोनिडाइडेज, सॉरी, हाइलुरोनिडेज, ठीक है, एंड एक्रोजिन, ये दो हार्मोन रिलीज करते हैं। अब हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो जाता है और ये जो आउटर लेयर होती है कोरोना रेडिएटा, इसको डाइजेस्ट करता हुआ जाता है, मैं बोल नहीं पा रहा, हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ होता है ये, तो ये जाता है और आउटर जो लेयर होती है उसको डैमेज करता है। देखो जैसे ये कोरोना रेडिएटा होती है ना ऐसे, तो इस कोरोना रेडिएटा को डैमेज करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जो हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद these enzymes break down the outer membrane of ovum called zona pellucida, allowing the haploid nucleus of in the sperm cell to join with haploid nucleus of ovum, मतलब haploid nucleus sperm और haploid nucleus of ovum दोनों मिल जाते हैं। ओनली वन मोटाइल स्पर्मेटोजोआ पियर्स द जोना पेलुसिडा, केवल एक ही जो स्पर्म होता है वो पियर्स करता है, एक ही अंदर करता है, अंदर जाता है। आफ्टर एंट्री द स्पर्म इनटू द oocyte द फॉलोइंग चेंजेस अगर Alteration take place in plasma membrane of oocyte and zona pellucida. New zona pellucida does not allow another spermatozoa to enter the ovum. मतलब जैसे ही ये मान लो जोना पेलुसिडा में स्पर्म पहुंच गया, ठीक है, अब क्या होगा, ये बिल्कुल आउटर लॉक हो जाएगा, कोई भी स्पर्म नहीं आ सकता, ठीक है। तो यही लिखा है जोना पेलुसिडा डज नॉट अलाउ अनदर स्पर्मेटोजोआ टू एंटर द ओवम। द सेकेंड meiotic division which was thus incomplete is completed and the second polar body is exerted,
एक्सट्रूडेड मतलब अब जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हुआ, अब सेकेंडरी पोलर बॉडी जो है वो अब काम करेगी आगे। नाउ द सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओवम। अब सेकेंडरी oocyte को क्या बोलेंगे, ओवम बोलेंगे, ठीक है। Entry of sperm lead to metabolic changes within the ovum that facilitate its development into the embryo. Each pronucleus has 23 chromosomes so that the fertilized ovum may have 46 chromosomes in the all. मतलब 23 मिलेगा 46 बन गया। फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज ओवम बीइंग क्लीवेज, ठीक है, अब क्लीवेज होगी मतलब पार्ट्स में डिवाइड होगा। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज रिसोर्टेड, डिप्लॉयड नंबर आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टेक प्लेस, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। जोना पेलिसेट डज नॉट अलाउ अनदर स्पर्म टू एंटर द ओवम, मतलब ये आपको टर्म याद रखना है कि क्या क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया मेल स्ट्रक्चर कैसे स्पर्म बना, फीमेल स्ट्रक्चर कैसे ओवम बना, दोनों जाके मीट हो गए किसमें, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। अब जो जो मैंने बताया वो एटलीस्ट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारा, और ये बहुत बेसिक चल रहा है, 12th लेवल का चल रहा है, अभी थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अब ये इसमें हम जो क्लीवेज वाला टॉपिक है इसे हम यहीं पर हल्के से फिनिश कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 2 सेल स्टेज बनती है फर्टिलाइज एग की। जो फर्टिलाइज एग होता है वो 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। 2 सेल स्टेज से डिवाइड होता है 4 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज से 8 सेल स्टेज में, और 8 सेल स्टेज से एक ऐसा बहुत सारी सेल का मतलब 16 32 का एक मोरुला बनता है। क्या बनता है, मोरुला बनता है। मोरुला से 32 सेल स्टेज जब जाती है, यहाँ 16 मान लो, 16 32 से प्लस भी हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो एक बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है, जो इनर सेल मास होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सरफेस पे जाके, कॉर्नर्स पे जाके, और ये जो बीच का ल्यूमन होता है ये बच जाता है, ठीक है। तो ये ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला में इनवेजिनेशन बनती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट होना स्टार्ट करता है ब्लास्टुला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। और जब ये इन्वेजिनेशन बहुत ज़्यादा डीप होती चली जाती है तब बनता है गैस्ट्रुला। तो सबसे पहले एक बना, एक से दो बने, दो से कितने बने, चार बने, चार से कितने बने, आठ, आठ सेल स्टेज बन गई मान लो, ठीक है। ये आठ सेल स्टेज, इसको कुछ नहीं बोला। फिर ये आठ सेल स्टेज से और बहुत सारी सेल बन गई, इनको क्या बोल दिया हमने, मोरुला। मोरुला के बाद ये बहुत सारी सेल क्या हो गई, जो पेरीफेरी है उस पर जाके लग गई, तो इसको बोल दिया हमने ब्लास्टुला। अब ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना स्टार्ट कर दिया इसने ऐसे करके, तो इसको बोला गैस्ट्रुला, और ये गैस्ट्रुला ऐसे बनता जाता है। फिर हल्के हल्के ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है, ठीक है। हाँ, फिर ये जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये बस नाम याद रखने, मोरुला, गैस्ट्रुला, ठीक है, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। फिर है हमारा ये सब बस नाम याद रखने, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन आप ही जानते हो, ठीक है। देखो एक्स एक्स 44 प्लस एक्स एक्स तो फीमेल चाइल्ड, और एक्स वाई मिलते हैं तो मेल चाइल्ड। तो हमारे अंदर दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये ऑटोसोम रहे 44 ये ऑटोसोम रहे। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई और एक्स एक्स। एक्स एक्स किस में होते हैं, फीमेल में, और एक्स वाई मेल में, बस इतना याद रखो। अब है प्लेसेंटा। भाई सबसे पहले ये सारी चीजें तो बन गई, ठीक है, कि गैस्ट्रुला बन गया, गैस्ट्रुला इन्वेजिनेट होता चला गया अंदर। अब क्या बनती है, प्लेसेंटा बनती है, जो क्या करती है, प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन किसके, फीटस एंड मदर। तो प्लेसेंटा मदर और फीटस जो है उसके बीच कनेक्शन बनाने का काम करती है। कैसे बनती है अब हम ये समझते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, प्लेसेंटा इज फॉर्म पार्शली बाई मैटरनल कंपोनेंट डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, एंड पार्शली बाई फीटल कंपोनेंट कोरियन फंडोशन। अब क्या होता है, देखो जो यूटरस होता है ना, यूटरस उसकी लाइनिंग जो होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद उस लाइनिंग के नाम चेंज हो जाते हैं, और उसी लाइनिंग में इस वाली लाइनिंग को क्या बोलते हैं, आउटर लाइनिंग को डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। और फीटल कोरियन फंडोशम क्या होता है, जब डेवलपमेंट हो गया तो ये गैस्ट्रुला जो बनता है फाइनल स्टेज में, इससे बहुत सारे कोरियन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारी कोरियन मतलब बिलाई जैसे स्ट्रक्चर निकलने स्टार्ट, तो इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरियन फंडोशम, ठीक है। इम्प्लांटेशन, डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूटेराइन एंडोमेट्रियम कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो यूटरस की लाइनिंग से जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। अब समझो डेसिडुआ क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। देखो डेसिडुआ, आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। तो एंडोमेट्रियम क्या है,
यूटेरस की लाइनिंग, यूटेरस की लाइनिंग को इम्प्लांटेशन के बाद बोला डेसिडुआ। डेसिडुआ हैज 3 पार्ट, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेराइटलिस। ठीक है, तो वैसे भी यूटरस की कितनी लाइनिंग होती है? 3 होती हैं। 3 में सबसे आउटर लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम पर जब इम्प्लांट हुआ जाके तब उसको हमने बोला डेसिडुआ। उसके 3 पार्ट हुए, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ पेराइटलिस। बेसालिस क्या है? प्लेसेंटा बनाती है। सेपरेट द एम्ब्रियो फ्रॉम यूटेराइन ल्यूमेन, ये कैप्सुलरिस यूटेरस से अटैच होने से बचाती है, मतलब यूटेरस की ल्यूमेन से दूर रखती है। लाइनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द यूटेराइन कैविटी, मतलब जो यूटेराइन कैविटी बची उसका। ठीक है, अब आता है कोरियन। कोरियन क्या है? ट्रोफोब्लास्ट एंड अंडरलाइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म टुगेदर फॉर्म कोरियन। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, सिंक्रायोट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ये समझो। जैसे जब ये ओवम बन जाता है, ठीक है, तो इसमें एक तो होता है आउटर सेल मास और एक होता है इनर सेल मास। तो आउटर सेल मास को क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अंडरलाइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म टुगेदर फॉर्म कोरियन। इनके ऊपर बिलाई बनती है जिनको बोलते हैं कोरियोनिक बिलाई। ठीक है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लेसेंटा आर कोरियोनिक बिलाई, द बिलाई आर सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड। तो ये जो बिलाई जो होती हैं बन गई, ये किससे सराउंडेड होती है? मैटरनल ब्लड से सराउंड होती हैं। फीटल ब्लड सर्कुलेट थ्रू द कैपिलरीज इन द बिलाई, और ये जो बिलाई हैं इनमें क्या फीटल ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है। अब समझाता हूं मैं थोड़ा सा। देखो, मान लो ये बना दिया मैंने, ये मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी साइड में यहाँ बन गई ये बिलाई। ठीक है, आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, बिलाई बन गई। अब बिलाई के अंदर क्या है? बिलाई के अंदर तो फीटल ब्लड है, और ये पूरी तरीके से कवर्ड किससे है? मैटरनल ब्लड से। किससे? मैटरनल ब्लड से। यही बात यहाँ बताई। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लेसेंटा आर कोरियोनिक बिलाई, बिलाई आर सराउंडेड बाय मैटरनल ब्लड, फीटल ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द कैपिलरीज इन द बिलाई। कोरियोनिक बिलाई आर फर्स्ट फॉर्म ऑल ओवर द ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के ऑल ओवर फॉर्म हो जाती है। ग्रो इनटू सराउंडिंग डेसिडुआ, और यही जो सराउंडिंग डेसिडुआ है, मान लो ये डेसिडुआ है इसके आसपास में, तो इसी में क्या हो जाती है? ग्रो कर जाती है। ठीक है, और जब ये ग्रो कर जाती है तो यही अल्टीमेट प्लेसेंटा बना लेती है। कोरियोनिक बिलाई रिलेटेड टू डेसिडुआ कैप्सुलरिस डीजनरेट एंड फॉर्म ए स्मूथ सरफेस कॉल्ड द कोरियोनिक लीफ। ठीक है, तो जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस में चली गई, मान लो ये डेसिडुआ बेसालिस रहा, ठीक है, अंदर वाली मैंने एक लेयर बना ली कैप्सुलरिस। ठीक है, तो कुछ बिलाई कैप्सुलरिस में चली गई होंगी, तो जो कैप्सुलरिस में चली गई वो क्या बनाती है? स्मूथ सरफेस बना लेती है, जिसको क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लीफ। कोरियोनिक फ्रंडोसम, कोरियोनिक बिलाई रिलेटेड टू बेसिडुआ बेसालिस अंडरगो कंसाइडरेबल डेवलपमेंट एंड फॉर्म कोरियोनिक फ्रंडोसम। तो जो ये आउटर जो बिलाई हैं ये बनाती है कोरियोनिक फ्रंडोसम। द पार्ट ऑफ कोरियन विच टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड कोरियोनिक फ्रंडोसम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोरियोनिक बिलाई हैं, ये दो टाइप में होंगी, एक तो कोरियोनिक लीप और एक होगी कोरियोनिक फ्रंडोसम। लीप क्या थी? जो अंदर तक चली गई, किसमें? कैप्सुलरिस में चली गई। ठीक है, तो वो तो क्या होगी? उन्होंने एक स्मूथ लेयर बना ली, डीजनरेट हो। लेकिन जो इसमें थी नॉर्मल डेसिडुआ बेसालिस में, उन्होंने क्या बना ली? हमारी प्लेसेंटा बनाने का काम किया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये देखो यहाँ बहुत अच्छे से मेंशन किया गया। ये वर्ड अगर आप याद रख रहे हो ना बहुत काफी है। तो सबसे पहले मैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन को एक बार क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आउटर लेयर दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट से निकली बिलाई। ठीक है, बिलाई जो निकली उनको क्या बोला? कोरियोनिक बिलाई। कोरियोनिक बिलाई पूरी तरीके से कवर किससे होती है? मैटरनल ब्लड से। लेकिन कोरियोनिक बिलाई के अंदर सप्लाई किसकी होती है? फीटल ब्लड की। ठीक है, अब कोरियोनिक बिलाई किसमें जाके मर्ज हुई? जो एंडोमेट्रियम जो लेयर थी, जो जिसका नाम हमने क्या रखा? डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, और जो आउटर लेयर थी उसको इग्नोर कर दो। डेसिडुआ बेसालिस में जो लेयर गई वो क्या बनाएंगी? प्लेसेंटा, और डेसिडुआ कैप्सुलरिस में जो लेयर गई वो डीजनरेट हो गई। ठीक है, अब है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। द मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड आर सेपरेटेड बाय वेरी थिन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। तो मैटरनल और फीटल ब्लड सेपरेट होता है एक थिन मेम्ब्रेन से। ये कितनी की होती है? 4 लेयर्स की होती है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंट्रायोट्रोफोब्लास्ट, बेसल प्लेट एंड एंडोथेलियल ऑफ फीटल कैपिलरीज। ठीक है, तो क्या मतलब है इस लाइन का? ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, तो प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन जो होती है वो किससे बनती है? साइटोट्रोफोब्लास्ट से, सिंटायोट्रोफोब्लास्ट से, बेसल प्लेट से और एंडोथेलियल ऑफ फीटल कैपिलरी से। इन 4 से बनती है, और ये 4 ही जो मेम्ब्रेन है, ये चारों मेम्ब्रेन
फीटल ब्लड और मैटरनल ब्लड को एक दूसरे से मिलने से रोकती हैं। चारों के नाम आपको याद रखनी है, पूछा जाएगा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन कितनी लेयर से बनी है, 4 लेयर। काम क्या है, मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड को मिलने से रोकना, ठीक है। कौन कौन सी है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनकायोट्रोफोब्लास्ट, बेसल प्लेट और एंडोथीलियल ऑफ फीटल कैपिलरीज। फिर है फीटल मेम्ब्रेन फॉर्ड बाय एमनियन एंड कोरियन। तो फीटल की जो फीटल की मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या बनाती है, एमनियन एंड कोरियन से बनती है। ऐसे समझ लो, ये यूटेरस रहा, ये प्लेसेंटा बना, बेबी अटैच है। तो ये फीटल जो है, फीटस की जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है, एमनियन एंड कोरियन, ठीक है। Villi of placenta are surrounded by intravascular space dividing the placenta into lobes, मतलब placenta को भी lobes में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो अब इतना डिटेल में अपन को नहीं जाना है, अपन को placenta formation यहाँ से जितनी मैंने बताई उतनी याद रखनी है, ठीक है। Location of placenta, it is located normally anteriorly और posteriorly near fundus of uterus, ठीक है। fundus of uterus में बनती है। At birth, a few minutes after the delivery of the child, the placenta separate from the uterine wall. तो जब बेबी बाहर आता है उसके बाद कुछ देर बाद ही प्लेसेंटा बाहर आ जाती है। एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी एज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटेराइन मस्कुलेचर। यूटरस की जो बॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसी वजह से आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी कुछ देर में प्लेसेंटा भी बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक। प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट कैरीज आउट रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रीदिंग का काम करा रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। प्लेसेंटा इनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मैटरनल टू फीटल ब्लड। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द एक्सक्रिएशन ऑफ CO2, मतलब ऑक्सीजन को लेके जाती है, CO2 को लेके आती है। यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फीटस इनटू द मैटरनल ब्लड, तो जो भी यूरिया वगैरह फॉर्म हो रहा है, बेबी जो फॉर्म कर रहा है उसको भी एक्सक्रीट आउट करने का काम कराती है। मैटरनल एंटीबॉडी रीचिंग द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा गिव द फीटस इम्यूनिटी, तो प्लेसेंटा की वजह से ही बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है। एक्ट एज बैरियर एज प्रिवेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, टॉक्सिन एंड मैनी हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम रीचिंग द फीटस, तो हेल्प करती है, एक तरीके से इम्यूनिटी बिल्ड करती है और बैरियर का भी काम करती है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये एक हार्मोन रिलीज होता है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन होती है बाद में। HCS ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रॉप्स, ठीक है, तो ये भी बनता है। और ये HCG जो हार्मोन है इसी की वजह से यूरिन की हेल्प से प्रेगनेंसी को चेक किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। अब है क्लिनिकल, इसकी क्लिनिकल क्या है, ठीक है, प्लेसेंटा की। तो है एब्रेप्टियो प्लेसेंटा, मतलब डिसलोकेशन ऑफ प्लेसेंटा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूटेरस, मतलब यूटेरस के अलावा दूसरी जगह इम्प्लांटेशन, वेरी डेंजरस सिचुएशन। एबनॉर्मेलिटी ऑफ शेप ऑफ प्लेसेंटा, मतलब प्लेसेंटा की शेप में एबनॉर्मेलिटी होना, ठीक है। तो यही इतना ही पढ़ लेना बस, ठीक है, बाकी रीडिंग लगा लेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, ये भी एक बार रीडिंग लगा लेना, इससे भी ज़्यादा चांसेस नहीं बनने के, ठीक। एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी क्या होती है, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड इज द फ्लूइड जिसमें बेबी पूरा रहता है, डिप करके रहता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सटर्नल शॉक वगैरह को एब्जॉर्ब करना, बियोंसी प्रोवाइड करना ताकि वेट फील ना हो ज़्यादा, ठीक है। हीट इंसुलेटर होता है, ठीक है। स्पेस फॉर एक्यूमुलेटेड यूरिन, यूरिन का अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करें। मूवमेंट विच हेल्प फीटस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जो फीटस होता है वो एक लिक्विड में डिप करके रहता है, एक फ्लूइड में रहता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में दिया एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, कलरलेस होता है, ये सब चीज़ें बस रीडिंग लगानी, ठीक है। इसके बाद है हमारा डिस्क, इसके बाद हमको पढ़ना है फीटल डेवलपमेंट, सॉरी ब्लड सर्कुलेशन फीटल के अंदर, ठीक है, फीटल ब्लड सर्कुलेशन। फीटल ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। गर्भ रक्त संवहन, देखो ये है इसमें, फीटल सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट सर्कुलेशन, तो जैसी हमारे अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती है वैसी फीटल के अंदर नहीं होती। लंग्स, किडनी एंड GI ट्रैक ऑफ द फीटस आर नॉट फंक्शनिंग, किडनी भी फंक्शन नहीं करती, लंग्स भी फंक्शन नहीं करते, तो ब्लड का जो सिस्टम चल रहा है, ऑक्सीजन जो प्रोवाइड हो रही है वो बाय द हेल्प ऑफ मदर प्रोवाइड होती है, तो कैसे ब्लड चलता है वो हमें याद रखना है। Fetus derive oxygenated blood from placenta and eliminate CO2 and waste product again into the placenta,
ठीक है, तो ऑक्सीजन पहुंचाती है और CO2 को लेके आती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ फीटस इज कॉल्ड फीटल सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये कैसे होती है ये समझते हैं। ठीक है, fetus receive oxygenated blood from the placenta. Pair of umbilical arise deoxygenated blood from the fetus to placenta. ठीक है, a single umbilical vein carried oxygenated blood from the placenta to fetus. तो एक umbilical vein निकलती है जो oxygenated blood लेके जाती है प्लेसेंटा से फीटस तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे दिया है, देखो समझते हैं। सबसे पहले ये प्लेसेंटा के पार्ट दिए हैं। ठीक है, कैसे करके काम होता है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट अम्बिलिकल वेन में आया ब्लड, फिर पहुंचा ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इन लीवर, फिर लीवर में पहुंचा। ठीक है, लीवर से पहुंचता है डक्टस वेनोसस इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा में ही कौन सा विनस ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों आगे हो गए मिक्स। फिर ये पहुंचते हैं राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचते हैं। इसमें जो हार्ट होता है ना, जैसे मान लो ये 4 चैम्बर हार्ट है, तो ये 4 चैम्बर हार्ट में यहाँ पर एक होल होता है जिसको बोलते हैं हम फोरामेन ओवेल। ठीक है, फोरामेन ओवेल की हेल्प से किसमें पहुंचे, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से किसमें पहुंचा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से क्या निकल गया और आर्च ऑफ ऑर्टा से होते हुए किसमें चला गया, इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी ने किसको प्रोवाइड किया हुआ, नीचे वाली जो इलियक है, मतलब नीचे जो सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह जो पार्ट है उनको। ठीक है, और इसी इलियक आर्टरी में अब इधर वाला देखते हैं बीनस वाला। ठीक, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, से आया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से किसमें गया, राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से निकला। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से निकला और किसमें गया, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी डक्टस आर्टरियोसिस, और ये फिर चला गया इलियक में। फिर राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरीज में पहुंच गया। ठीक है, अब सुनो इसी डायग्राम को हम इसकी हेल्प से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ज़्यादा समझने का वैसे है भी नहीं, यहाँ याद कर लो तो ही सही है। देखो इस वाले डायग्राम से पोस्ट नेटल सर्कुलेशन क्या होती है, मतलब आफ्टर बर्थ सर्कुलेशन क्या होती है। इंफीरियर वेना कावा से आया, सुपीरियर वेना कावा से आया। ठीक, इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा दोनों आए किसमें, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से किसमें गए, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गए और पल्मोनरी ट्रंक से किसमें चले गए, ये फिर आगे जो सबको प्रोवाइड करानी है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और फिर ऑक्सीजनेटेड लंग्स ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, फिर ऑक्सीजनेटेड हो गए। फिर ये कहाँ चला गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा से निकला और ऑर्टा से निकल के पूरी कंप्लीट बॉडी में इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। फिर ये दोबारा लंग्स में आ जाता है इस वाली ट्रक होते हुए। ठीक है, तो ये तो होता है इसमें पोस्टनेटल में, ये तो आपको पता है। इसमें उल्टा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये बीच में बस फोरामेन ओवेल याद कर लो। फोरामेन ओवेल मतलब क्या है, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के बीच का कनेक्शन। ठीक है, और ये पहले ब्लड कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन इन लीवर। ठीक है, तो पहले लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, फिर लीवर, लीवर से डक्टस वेनोसस, और डक्टस वेनोसस से इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा। अब इंफीरियर वेना कावा में ही कौन मिक्स हो रहा है, आके वीनस ब्लड, और ये वीनस ब्लड किसमें पहुंच रहा है, राइट एट्रियम से। फिर राइट एट्रियम से फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम। तो इस तरीके से ये ब्लड हमारा चलता है। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन चेंज एट बर्थ, मतलब बर्थ के बाद ये चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्टिव पूरा जो भी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा स्टडी। ठीक है, इसके बाद अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, वो हम क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।